हाँ जी स्टूडेंट्स, +1 गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे ਆਪਾਂ बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं अपना। बेटे मैं अज थोनू बेसिक्स ऑफ बायो, ठीक है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी मीनस व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग, करैक्टर्स ऑफ लिविंग, व्हाट इज़ टेक्सोनमी, सिस्टमैटिक्स, ठीक है, मतलब लाइक जो तुम 9th क्लास के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो, वी विल डील विद दैट बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बेसिक्स कराने तो बाद माय फंडा इज, आई लेट मी मेक इट क्लियर, बेसिक्स आर इन योर यूनिट 1 चैप्टर 1, ठीक है, बट उस तो बाद वी आर हैविंग इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट बिफोर मूविंग टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ। आई जस्ट वॉन्ट कि उस तो पहले अपन सैल क्लीयर होना चाहिए कि व्हाट इज सैल, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सैल। ठीक है, तो आप बेसिक्स क्लीयर करन तो बाद यानी कि चैप्टर 1 पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 2 लेक्चर्स अज दा और मैक्सिमम एक लेक्चर होर। ठीक है, 2 लेक्चर्स तो बाद वी विल गो विद यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 जिहदे अंदर आप स्टार्ट करांगे सेल एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब दीज आर द चैप्टर्स विच आर कवरिंग द बेसिक्स ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 10 days आप बेसिक्स ही करांगे। तो बेसिक्स अपने ना 2 चैप्टर्स के अंदर ने, वी विल गो विद द यूनिट 1 चैप्टर 1 टुडे एंड टुमारो, एंड उस तो बाद बेटे आप यूनिट 3 दा सेल चैप्टर है जिहड़ा दैट वी विल स्टार्ट विद। ठीक है, तब मैं तुहानू पहले ही क्लीयर करता ताकि अपन बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए है कि ठीक है, क्योंकि अपन जो सैल पहला अपन ये पता होना चाहिए कि लाइफ की है, बायोलॉजी की है। ठीक है, फिर उस तो बाद अपन ये पता होना चाहिए कि सैल की है, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर इन द फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, सो आज बेटे आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। Chapter 1, the living world। ठीक है, तो अपने को सब तो फर्स्ट आ जाता है डेफिनेशन है बायोलॉजी। बायोलॉजी को किवें डिफाइन करोगे? बायो मीन्स लिविंग, ओलॉजी मीन्स टू स्टडी, सिंपल। It's the branch of science which deals with the study of the living organisms, that is termed to be as biology। Clear? हुन अपने कोल biology दे अंदर मैं एक word use किता living, living life। ठीक है, तो अपने कोल 2 terms आ गया। One is the term life and the second is the term living। तो अपन में क्लियर होना चाहिए। तो बायोलॉजी की हो गया ब्रांच ऑफ बायो, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, की स्टडी कर रही है जो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, जिन्हां दे अंदर जान है। ठीक है, इन ਆਪਾਂ कॉमन लैंग्वेज के अंदर ही कह सकते हैं। तो व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग? लाइफ की है बेटे ये एक कॉम्पलैक्स है जिहदे अंदर आयन्स मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं ते अपना जीवन जिहड़ा है वो पॉसिबल हुंदा है। ठीक है, मीन्स वी कैन से कि लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन्स मॉलिक्यूल्स विच perform certain chemical reactions in order to bring the reactions of the life। कुछ chemicals ने जो livings के अंदर attract करते हैं आपस च, they may and they will make some reactions and make our life possible। ठीक है बेटे, तो that is the अपने को की आ गया, we have is the definition of the life। life की है कुछ chemicals आपस च interact करके कुछ reactions perform करते हैं ते और reactions करके ही अपनी life है जिहड़ी ओहो चलदी है। and the next is living। 9th क्लास च भी पढ़ते आए हो ना, पहला भी लोअर क्लासेस तो भी पढ़ते हैं। लिविंग की अंदर जिहदी बॉडी दे अंदर ये सब रिएक्शंस चल रही ने, लाइफ पॉसिबल रिएक्शंस
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, that is termed to be as the living। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਲੀਅਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਗਰੋਥ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। growth, reproduction, cellular organization and metabolism। ਆ 4 ਫੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦ ਲਿਵਿੰਗ, ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ features of living beings। बहुत सिंपल फीचर्स ने। फर्स्ट फीचर है बेटे, फर्स्ट इज द डेफिनाइट शेप एंड साइज, बट एक्सेप्शंस विल बी देयर। ठीक है, जिवें अमीबा है ਉਹਦੇ कोई डेफिनाइट शेप एंड साइज नहीं है, बट ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਲਿਵਿੰਗਸ ਹੈਵ ਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 4 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਕਰੈਕਟਰਸ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਗਰੋਥ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, अपने को किया गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो दीज आर द 4 बेसिक फीचर्स जो सब में अंदर होंगे, लेकिन ये फीचर लिविंग्स दा ही फीचर है, बट ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ हो सकदियां ने। क्लियर, द all the living organisms have definite shape and definite size। क्लियर, आप अगर नॉन लिविंग्स दे नाल कंपैरिजन करिए तो हर लिविंग दे कोल एक की है डेफिनाइट शेप है एंड वी हैव इज द डेफिनाइट साइज। उस तो बाद है बेटे ऑर्गेनाइजेशन, तुसी लोअर क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन दा की है मतलब कि सिंपल लेवल तो चल के हायर कॉम्प्लेक्स लेवल्स तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जेडे लिविंग्स ने वो किवें बनते हैं? सेल्स तो। सेल यूनाइट करके की फॉर्म कर दिंदा है? टिश्यूज। टिश्यूज यूनाइट करके की फॉर्म करते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन यूनाइट करके की करते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम्स की बनाते हैं? पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है बेटा जी, the cells will make the tissues will make the organs and organs will make the organ system and system will make the complete organism। देखो तुसी क्लास 9th ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਫਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਦ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਓਨਲੀ। ਸਮ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਰਗਨਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਿਸਟम्स ਮਿਲਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देंगे। ठीक है बेटा जी, उस तो बाद है बेटे थर्ड फीचर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान नाल समझना बेटे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ग्रोथ की है लिविंग्स दे अंदर बॉडी दे साइज दा इंक्रीज होना इज ग्रोथ। बॉडी के अंदर थ्रू आउट लाइफ जो चेंजेस आते जा रहे हैं दैट इज द डेवलपमेंट। ठीक है, तो अपने कोल की आ गया जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, जिदे अंदर अपने कोल की आ जाता है? ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ इज परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट इज सम ऑफ ऑल द चेंजेस दैट अकर्स इन एन organ or an organism
ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਟਸ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਗਰੋਥ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ, ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ, we have this baby, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਰੋਥ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ। ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ठीक है, बट डेवलपमेंट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। जो चेंजेस थ्रू आउट लाइफ होंगे that comes under is the development. So development is a broad term जिसके अंदर कौन आ गया? growth आ गया। तो human या livings के अंदर growth केड़ा phenomenon है? internal phenomenon है। ऊपर कोई चीज चिपक नहीं रही हैगी अपनी बॉडी के अंदर, internally जेडे cells ने वो divide हो रहे ने। हाँ जी, बट इतने एक चीज है बेटे, जेडे lower organisms ने जिवें कि prokaryotic organisms ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ प्रोकैरियोट्स के अंदर की हो जाते हैं ग्रोथ एंड रीप्रोडक्शन ने जेडे साइमल्टेनियस यूज हो जाते हैं। ठीक है, जिमें कि मेरे को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट है, इन्हें एदा थोड़ी जी ग्रोथ हुई एंड ए फर्दर दो च डिवाइड हो गया, फिर इन्हां दा थोड़ा जिहा साइज इंक्रीज होया तो आपां इहनूं भी इहदा ग्रोथ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट इज समहाउ कह सकते हो कि जिहड़ी ग्रोथ है वो आप कह सकते हैं कि साइज के अंदर इंटरनली सैल्स के अंदर इंक्रीज होना इज ग्रोथ। ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੋਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇ ਰਨ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ, and next I have is the reproduction, one of the very major phenomenons of the life is the reproduction। देखो reproduction तो बिना तो next life है जेडी वो possible ही नहीं हैगी, है ना। अगर next life ही नहीं possible फिर आप किवें कहांगे भी जेड़ा life है वो अर्थ दे ऊपर कंटिन्यू रहूगी या नहीं रहूगी। तो life दा अर्थ दे ऊपर कंटिन्यूड रहना ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫੈਨੋਮੇਨਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਗੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction। as we all know, asexual की है जिधर सिंगल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म किमें भी बडिंग, फिशन, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन किसी भी मैथड राही उन्हें अपनी बॉडी ਨੂੰ दो पार्ट्स के अंदर या उन्हें कुछ फॉर्म किया या उसकी बॉडी चो कोई बड निकली या वो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गया तो उन्हें रिप्रोड्यूस कर लिया। दैट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसकी प्रजाति तो अगे अगे चल रही है ना। एंड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दो पेरेंट्स ने, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों गैमीट्स फॉर्म कर रहे ने, मेल ने गैमीट्स फॉर्म किते, फीमेल ने गैमीट्स फॉर्म किते, फिर वो गैमीट्स फ्यूज होए, फ्यूजन नाल नेक्स्ट जनरेशन है जेडी ओ मेरे कोल आई, दैट इज टर्म टू बी एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? asexual mode of reproduction, single parent is required।
ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਡਿਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਬਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ऑर्गेनिज्म बनाता। 10th क्लास के अंदर पढ़िया ना सबने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखो अगर देखो रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो की नेक्स्ट जनरेशन पॉसिबल है? तो पर रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग्स दैट फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट लाइफ comes and how, that is by the reproduction। ठीक है, means we can say the life comes from the pre-existing life। clear है? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ। क्लियर? नेक्स्ट इज हो अपने को है मेटाबॉलिज्म, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिज्म बॉडी दे अंदर चलन वालियां क्रियावां, ठीक है, बॉडी दे अंदर जो प्रोसेसेस चल रही ने, कुछ बन रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, बॉडी दे अंदर तुसी कोई प्रोटीन खाया, वो बॉडी दे अंदर जाके स्प्लिट हो गया, फिर उन्हें फिर जुड़ के कुछ नवा बना लिया, यानी कि आ compound A is breaking into B plus C, or the compound A plus B are forming the C। both are the types of the metabolism। कुछ ब्रेक हो रहा है या कुछ बन रहा है, both comes under is the metabolism, metabolic reactions। कुछ बनना या कुछ ब्रेक होना। ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਟੁੱਟਣਾ, ਐਂਡ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਜੁੜਨਾ। दोनों तरह ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल गए, उन्होंने मिलके ग्लूकोज बनाया, दैट इज नोन एज द एनाबॉलिज्म। ठीक है, द मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो अपने को मेटाबॉलिज्म की हो गया chemical, all the chemical reactions which are going inside the living beings are collectively termed as the metabolic reaction, and the broad term is metabolism। metabolism is of two types, ठीक है, catabolism and anabolism। किसी भी चीज का ब्रेक होना कैटाबॉलिज्म, उस तो या किसी चीज का जुड़ जुड़ के बड़ा बना देना, that is called as the एनाबॉलिज्म। इन अ सिंपल टर्म देखो, मेरे को एक बड़ी चीज है, वो दो छोटिया छोटिया चीजों के अंदर ब्रेक होगी, दिस इज कैटाबॉलिज्म। दो छोटिया छोटिया जीरोस ने उन्होंने मिलकर एक बड़ी जीरो क्रिएट करती, दैट इज एनाबॉलिज्म। इन अ सिंपल वे अपने को क्या होगा, सेम इज ए ने ब्रेक होके बी प्लस सी बनाता, ए प्लस बी ने मिलकर सी बनाता, दैट इज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ब्रेक करके कुछ बनाना, ब्रेक होना या कुछ नवा क्रिएट करना, दैट इज टर्म टू बी एज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट फीचर और द 8th फीचर इन द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स इज, नेक्स्ट फीचर है बेटे in the body of the living beings is homeostasis, very important। next feature or the 6th feature is homeostasis। homeostasis ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ठीक है, अपना इंटरनल फीचर्स ਨੂੰ मेनटेन करना। फॉर एग्जांपल मैं एक लिविंग ह्यूमन की एग्जाम्पल लूँ, बाहर चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री है, चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री है, अगर 40 डिग्री आया तो कि आप मेल्ट हो जाएंगे? नहीं होवांगे ना। अपना बॉडी का तो इंटरनल टेम्परेचर वही रहूगा ना जो मैनू मेरे रिएक्शंस में परफॉर्म करने लिए रिक्वायर्ड है। अगर मान लो
मेरी बाहर 0 डिग्री हो गया तो की मेरी बॉडी इंटरनली फ्रीज हो जूगी? नो। देखो आप सर्दी के अंदर अपने को प्रोविजनस है, आप हीट आप बॉडी के उपर क्लोथिंग कर लें, आप अंदर बंद कमरे के अंदर रहने, तो दैट अपनी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे है, ठीक है। दैट पर अपना इंटरनल टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, दैट इज टर्म टू बी एज द होम्योस्टेसिस। जेडे ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शंस आर देयर इन बायोलॉजी, सारे ऑर्गेनिज्म थोड़ी होम्योस्टेसिस कर सकते, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे ने जिवें देखो फिर उन्होंने को जिहड़ा गॉड है, गॉड ने उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनस दिते, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन कि बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री है जी, असी इन्ना टेम्परेचर बीयर नहीं कर सकते, साडे तो पैर फ्रीज हो रहे हैं, फिर उन्होंने कोल की फिनोमिना है, वो हाइबरनेट हो जाते हैं, वो पहले ही इन्ना ज़्यादा खा लेंगे ने कि वो किते छुप जाएंगे, जो वो छुपनगे तो उस जगह पर जाके की होगा, उन्होंने बॉडी रिएक्शंस परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की हो गया बेटे अपने को बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर नु कांस्टेंट मेंटेन करना। ऑल द लिविंग बीइंग्स कीप देमसेल्व्स स्टेबल बाय मेंटेनिंग देयर इंटरनल कंडीशंस, ठीक है। जो मर्जी बाहर जो मर्जी एसिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर जो मर्जी होए, बट आप इंटरनली अपने टेम्परेचर अपनी एसिडिटी के लेवल्स नो मेंटेन कर सकते हैं। दैट पावर इज टर्म्ड टू बी एज द होम्योस्टेसिस, ठीक है बेटे। द नेक्स्ट वी हैव इज द कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज द कॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी और रिस्पॉन्स। कॉन्शियसनेस, irritability and response। कॉन्शियसनेस की होंगे बेटे, कॉन्शियसनेस एंड इरिटेबिलिटी। देखो ये तो लिविंग्स का सब तो बड़ा करैक्टर है। देखो हुण मैं किसी कोई बच्चा आराम नाल बैठा है ना, मैं उन्होंने पिछों दी जाके टच करा, वो एकदम आप की हो जाने, आप एकदम चौंक जाने। दैट इज कॉन्शियसनेस कि अपन जो एक बाहर अपना जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देवांगे देन वी आर नॉट द लिविंग बीइंग्स, ठीक है। कि मैं किसी चीज में हूँ मैं इनू टच करा कि मेरे तो भज जूगा दूर, नो, दैट इज द नॉन लिविंग। बट हाँ इफ somebody is touching me in that way तो मैं अपने आप को पीछे कर लूंगी। दैट इज टर्म टू बी एज द कॉन्शियसनेस कि मैं कॉन्शियस हाँ हाउ समवन इज टचिंग, ठीक है। तो दैट इज ओदे अगेंस्ट जो आप रिस्पॉन्स देने। देख प्लांट्स के अंदर भी सेम है, जिवें कुछ प्लांट्स है जिवें तुसीं आपां 10th क्लास च पढ़ते हैं टच मी नॉट, जो कोई उस प्लांट के लीव्स नूं टच करता तो लीव्स ने जिहड़े वो ड्रूप डाउन हो जाते, नीचे चले जाते हैं। टच मी नॉट, छुई मुई दा प्लांट जिन्हों कहते हैं, तो नीचे चले गए। दैट इज द रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी। तो ह्यूमनस की तरह एनिमल्स की तरह प्लांट्स के अंदर भी ए फेनोमेनन है जिहड़ा प्रेजेंट है, बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ बेटे नेक्स्ट वी हैव इज द लिविंग बीइंग्स दे कोल एक पावर है, वी हैव इज हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग एंड रिपेयर। देखो एक पावर होती है रीजनरेशन, अपनी बॉडी के लॉस्ट पार्ट्स नू जनरेट कर लेना। कोई भी पार्ट ब्रेक होए, जिवें आप प्लेनेरिया च पढ़ते हैं कि प्लेनेरिया है जी वो 3 हिस्सों च ब्रेकअप होया, ओदा प्लेनेरिया है, एदी बॉडी 3 हिस्सों च ब्रेक हुई, ऊपरला हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा, निचला हिस्सा, फिर तीनों ने नवे नवे प्लेनेरियाज क्रिएट कर तो रीजनरेशन। सारे तो नहीं शो करते ना, मेरी कोई बाह तोड़ दे कि मेरी कल परसों तक नवी आ जाऊगी, नो, फिंगर भी नहीं आती, नेल भी अगर उपरों की ब्रेक पूरी तरह हो जाता तो उन्होंने बहुत टाइम लगता है आने, ठीक है। फिंगर का एक टिप भी ब्रेक हो जाए तो टिप भी नवा नहीं आता है। तो दैट इज अपने को केड़ी पावर है, हीलिंग एंड रिपेयर। कि हाँ अगर थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है कोई चीज़, अगर देखो कोई बर्न हो गया, बर्निंग तो बाद देखो बहुत टाइम बाद अपनी स्किन है जी अपने आप नाल मैच करना स्टार्ट कर दी है, कितने अपने वूंड हो जाता है अपना वो उत्तों दी उतर गई स्किन, तो फिर वो स्किन बहुत टाइम बाद मैच कर दी है। दैट इज हीलिंग एंड रिपेयर है जी वो बॉडी के अंदर चलती है, बट लॉस्ट पार्ट नू जनरेट करना उस सब के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑल द लिविंग बीइंग्स ने जेडे अपने ब्रोकन पार्ट्स नू अपने वूंड्स नू रिपेयर करन दी पावर है जेड़ा
ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਐਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ। Before going to the adaptations, we have is the ninth point, that is excretion. Next point is excretion. Ninth point is excretion. देखो सारे लिविंग बींग्स अमीबा तो लेके लोअर ऑर्गेनिजम्स तो लेके हायर ऑर्गेनिजम्स तक जो भी थोड़ी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दे एज अ रिजल्ट वेस्ट जनरेट होया है, उस वेस्ट ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, that is simply termed to be as excretion। ठीक है, तो excretion ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਜੋ यूजलेस एंड हार्मफुल सबस्टेंसेस ने उन्हां दा बॉडी चों बाहर आना। ठीक है, in the form of urine, in the form of gums in the plants, in the form of we can say some tannins in the plants, or black जो substances बाहर आ रहे होंदे ने। होर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी बहुत सारी एक्सक्रीशंस ने जिहड़ियां ਉਹ बॉडी चों बाहर आने, तो those are harmful or unwanted, or we can say useless substances, they have to come out of the body so as to keep the body of the living healthy. That process is termed to be as excretion, and this is one of the very wonderful mechanisms given by the God to us to eliminate the wastes out of the body। ठीक है, नहीं तो आप अंदर ही अंदर इकट्ठा करते रहते, एंड अगर अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहे then there would be the diseases। देखो मैं एक सिंपल जी एग्जांपल देनी एक्सक्रीशन की। कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, कॉन्स्टिपेशन इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ द डिजीज नाउअडेज। ठीक है, ड्यू टू द डाइटरी प्रॉब्लम्स, कुछ बच्चे अच्छा नहीं खाते हैगे, तो कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ मेनी ऑफ द डिजीजेस। सोच के देखो है ना, थोड़ी बॉडी फ्रेश नहीं है, then there will be the many of the other diseases are to your body। ठीक है, तो अपने को excretion is one of the very fundamental mechanism। उस तो बाद आ जो बेटे adaptations। adaptations की अंदर बॉडी को adapt कराना, adaptations। adaptations word का मतलब है बेटे we have as useful inheritable variations or changes that make an organism to adjust well to the way of the life। मतलब adaptation ਦਾ simply मतलब ਕੀ है, अपने आप ਨੂੰ जीवन ਦੇ ਨਾਲ adjust करना, that is adaptation। ठीक है, adaptation मतलब जिवें ਦਾ environment है उवें दा ही तुहाडी बॉडी दे अंदर जेनेटिक मेकअप दे अंदर वेरिएशंस आना सो एज टू कोप अप विद द नेचर। ठीक है, दैट इज एडेप्टेशन। तुहाडे बॉडी दे अंदर उवें दे चेंजेस आना कि बाहर जो चल रहा आपां उहदे नाल कोप कर सकीए, दैट इज टर्म्ड टू बी एज एडेप्टेशन। दो तरह दी होंदियां ने एडेप्टेशन, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन and long term adaptation। short term adaptation केड़ी है? फर्क देखो, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है ਆਪਾਂ किसी डार्क रूम च गए, एकदम लाइट चली जाए सडनली, बाहर भी डार्क हो गया, 2-4 मिनट ਲਈ या ਆਪਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल हनेरा दिखता है, आफ्टर 2 to 4 मिनट्स अपनी बॉडी ਨੂੰ पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ भी ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, आई कैन मूव ईजीली फ्रॉम हेयर, है ना, तो दैट इज शॉर्ट टर्म। उस तो बाद लाइट आती है, आप एकदम एवें करके देखते हैं, फिर अगर लाइट जाती तो आपको फिर अपनी बॉडी 2 मिनट्स का ब्रेक है जोड़ा वो लेंदी है, दैट इज द शॉर्ट टर्म। आई अडेप्टेशन, कंडीशन ओवर हुई चली गई, फिर कंडीशन आई, फिर एडेप्टेशन आई, फिर वो कंडीशन चली गई, फिर एडेप्टेशन चली गई। फॉर एग्जाम्पल वी आर मूविंग इन अ थिएटर, ठीक है, डार्क है ऑल अराउंड, अपन इनिशियली नहीं पता चलता कि वेयर आर द स्टेयर्स, हाउ टू
हैव द फुट ऑन द स्टेयर्स, ठीक है। फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅਰਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਆਰ ਟਾਰਗੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ then the same situation will happen again, that is a short term adaptation, ठीक है। short term adaptation ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ that is the ਜੋ situation ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏ। फिर है बेटे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का मतलब की है बेटे हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स के अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए ओहो उवें ही परसिस्ट करनगे। दैट इज डक के अंदर वैब्ड फीट। वैब्ड फीट ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵੈਬਡ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਵਿਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਬਡ ਫੀਟਸ ਦਿੱਤੇ। दैट इज द लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कि ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। दैट इज वाई देखो नेचर ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੀਡ ਸੀਗੀ। ਤੇ दैट इज द लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, ठीक है। ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਰਡਸ ਦੇ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ। ਬਰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬਰਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਲਓ। ਸਪੈਰੋ ਹੈ, क्रो है, जो भी थोड़ी नियर आउट लोकैलिटी उन पैरट है, सब दी बीक देखो, वो चुंज देखो किसी दी बहुत तिखी होगी। हुण पैरट है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬੀਕਸ ਦਾ ਹੈਬਿਟ, ਬੀਕਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। दैट इज टर्म टू बी एज अ लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कि पता नहीं किन्ने ही सालों के अंदर उन्हां दी बीक्स दे पैटर्न्स ने जिहड़े ओह एवें बने, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द एवोल्यूशन। ये तो मैं तुहानूं हुणे ही दसदा। एवोल्यूशन की है ओवर द ईयर जो चेंजेस आना जो ओवें ही परसिस्ट करन लाइफ दे अंदर एवोल्यूशन। जो मैं तुहानूं हुणे एग्जांपल दित्ती कि ह्यूमन एवें तो एवें होया है ओवर द ईयर्स, तो दैट इज कॉमनली एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होना जरूरी है। अगर एवोल्यूशन नहीं होगा तो नेचर के अंदर कदे चेंजेस आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स के अंदर ग्रैजुअली स्लोली जिहड़े चेंजेस आते ने, ठीक है, उन्हां नूं आपां कहने आ एवोल्यूशन, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स इज डेथ। जो आया है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ above listed functions ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅੰਦਰ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣ, then the term is said to be the death। death ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ death ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ death ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਊਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ how the new life can come। the death है जिहड़ा it is one of the ultimate termination of the above said functions। जदों above said functions रुक जान, life काम करना बंद कर दे, then that is termed to be as death। तो जो आया है, जो living being है, उन्हें जाना ही है, ठीक है। तो उहदे जिहड़े functions ने उन्हां दा stop होना जरूरी है ताकि next life है जिहड़ी that can arise on the earth, ठीक है। that is termed to be as the death, final termination of all the processes in the body of the living being, that is termed to be as the death। clear है बेटे। the next अपने को ले बेटे concept of systematics। तो I think so क्योंकि ये basics दी class है तो आप इन्हों 2-3 lectures दे अंदर complete कर दें chapter 1 नू, that is we have is the living world। तो इस chapter नू आप 2-3 lectures दे अंदर finish off करांगे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਦੈਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੈਨ ਓਕੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।